कभी सोचा है कि क्या होता है जब जानवरों की पहचान करना मुसीबत बन जाए? ये नार्वल आखिर इस बेलुगा के झुंड में कैसे पहुंची होगी? 112 किलोमीटर चौड़ा रडार फुटप्रिंट किसका है? ये एलियन के हमले जैसा है। पृथ्वी पर आखिर चल क्या रहा है? और प्रकृति के सबसे बड़े सवाल का उत्तर क्या है? मकड़ियों की कौन सी चीज हमें डराती है? ये चीज। प्रकृति इतनी अद्भुत है कि कभी-कभी समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, कभी नहीं। हमारे एक्सपर्ट्स की टीम जानवरों के ऐसे अजीबोगरीब बर्ताव और ये कमाल है। हैरान कर देने वाली घटनाओं की जांच कर रही है जो कैमरा में कभी रिकॉर्ड नहीं हुई। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये है नेचर्स स्ट्रेंजेस्ट मिस्ट्रीज सॉल्व्ड। डेनवर कोलोराडो, 3 अक्टूबर 2017, सुबह 7:04। मीटियोरोलॉजिस्ट पॉल स्लैटर ने राज्य की राजधानी में कुछ अजीब और विशाल देखा है। उस सुबह हमने रेडार पर एक अजीब सी हलचल देखी। हम बिल्कुल श्योर नहीं थे कि ये क्या था, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है हमने ऐसा पैटर्न पहले कभी नहीं देखा। ये 112 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। ये चौंकाने वाला है और नॉर्थ की ओर बढ़ रहा है। मौसम अधिकारी पूरी तरह से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने रडार पर क्या देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये किसी तरह का अजीबोगरीब बादल हो सकता है, लेकिन लोग लंबे समय से मौसम पर ध्यान दे रहे हैं और किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। नेशनल वेदर सर्विस इस बात से सहमत है कि ये कोई विशाल रेन क्लाउड नहीं है। रेडार सिग्नेचर प्रेसिपिटेशन एको तो हो नहीं सकता, क्योंकि दूसरे रेडार ने आसानी से कंफर्म किया कि इसका संबंध मौसम से बिल्कुल नहीं था। ये थोड़ा अजीब सा लगता है। तो पृथ्वी पर आखिर चल क्या रहा है? इसे जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि रेडार काम कैसे करता है। तो मौसम रेडार जमीन पर एक जगह फिक्स्ड होता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को बाहर भेजकर धीरे धीरे घूमते हुए पूरे आकाश को स्कैन करता है। रेडार हमें इस बात की जानकारी देता है कि टारगेट कितने हैं, टारगेट कितने बड़े हैं, उनका आकार कैसा है और उनके मूव करने का पैटर्न क्या है और कैसे ये जगह रेडार से संबंध रखती है। क्या उपकरण में कहीं कोई खराबी आ गई थी? स्लैटर का कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि ये रेडार की खराबी नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमें बहुत सारे सबूत मिल जाते हैं इसके खराब होने के। दूसरे सभी रेडार डेटा नॉर्मल काम कर रहे थे। हालांकि तूफान एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जिसे रेडार ट्रैक कर सकता है। जानवर अगर ज्यादा संख्या में हों तो वो भी स्क्रीन पर दिखाई दे सकते हैं। तो ये कोलोराडो पर एक विशाल चमगादड़ों की सेना का हमला हो सकता है। अमेरिका में ये मैक्सिकन फ्री टेल्ड चमगादड़ कहलाते हैं और ये गुफाओं के अंदर इन घनी कॉलोनियों को बनाते हैं। गुफा की छत के हर 1 वर्ग फुट पर 300 चमगादड़ होते हैं। ये सब हिलते डुलते रहते हैं, चिपके रहते हैं और ऐसे ही पूरा दिन बिता देते हैं, लेकिन फिर रात में सभी गुफा से बाहर निकलते हैं और ग्रामीण इलाकों में फैल जाते हैं। स्लैटर ने कंफर्म किया कि चमगादड़ उस पैमाने पर देखे जा सकते हैं जैसा उस दिन डेनवर में देखा गया। चमगादड़ का झुंड आसानी से सैकड़ों किलोमीटर लंबा हो सकता है। वो शाम के समय उड़ान भरते हैं और वो एक विशाल रेडार बलून को बना सकते हैं जो बड़े रेडार अम्ब्रेला को भी कवर कर सकता है। लेकिन इस थियरी के लिए ये वक्त सही नहीं है। इसके साथ एक समस्या ये होगी कि चमगादड़ रात के समय में घूमते या यात्रा करते हैं, लेकिन इस झुंड का पता तो दिन के समय चला। यदि चमगादड़ नहीं है तो क्या कोई और पक्षी इसका कारण हो सकता है? ऐसा खास तौर से किसी पक्षी के कारण भी हो सकता है, क्योंकि कुछ पक्षियों के खास तरीके होते हैं देशांतरण करने के, और वो नजर आते हैं एक बड़े झुंड में रेडार के ऊपर से गुजरते हुए, जैसे अक्सर ये पक्षी सुबह झुंड में दिखाई देते हैं। हर एक पतझड़ और वसंत में हमारा रेडार नेटवर्क प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी से चमक उठता है। ये यूनाइटेड स्टेट्स के पूरे सेंट्रल पार्ट को भर देता है। पर्पल मार्टिन सामूहिक रूप से मिलकर बड़ा झुंड बनाते हैं। पक्षियों को खासकर दिन के समय ऐसा करने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा भी कुछ पक्षी जैसे कि स्टारलिंग्स भी बड़े पैमाने पर घने झुंड बनाते हैं। जबकि भारी संख्या में स्टारलिंग्स के झुंड 1 लाख तक इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या उस आंकड़े से कोसों दूर है जो डेनवर के आसमान में दिखा था। सच तो यह है कि पक्षियों की कोई ऐसी प्रजाति नहीं है जो 112 किलोमीटर चौड़ा एक बादल बना सके। पक्षियों को खारिज किया जाता है।
कीड़ों के बारे में क्या? कोलोराडो में बहुत सारे कीड़े हैं और अगर वो सब झुंड में एक साथ हवा में उड़ते हैं तो आप इन्हें रडार पर देख सकते हैं। बाइबल में टिड्डियों के प्लेग का जिक्र किया गया है, लेकिन ये बस इतिहास की बात नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो वाकई में आज भी होता है। न्यू मैक्सिको में एक ऐसे मामले के सटीक सबूत मिलते हैं जिससे पता चलता है कि टिड्डियों के पास एक बहुत बड़ा झुंड था जो ऐसे मौसम रडार पर दिखने के लिए काफी बड़ा था। ये सब भारी बारिश जैसा था, जिसका मतलब था वनस्पति में बढ़त, मतलब ज्यादा खाना, जिसके लिए ये बड़ी आबादी में साथ मिलकर एक विशाल झुंड बनाते हैं। वहाँ डेनवर में इतनी भारी बारिश नहीं हुई, वहाँ वनस्पति में बढ़त भी नहीं हुई, इसलिए शायद इसके पीछे कोई और वजह है। लेकिन क्या डेनवर में दिखे पैमाने की वजह कीड़ों का झुंड हो सकता है? कुछ मामलों में कीड़े इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो रेडार की स्क्रीन को पूरी तरह ढक देते हैं, जो शायद हमने पहले कभी नहीं देखा। और ये सिर्फ लोकस यानी टिड्डियां नहीं हैं। ये विस्कॉन्सिन में हुआ, मिसिसिपी नदी के ठीक ऊपर, जहां लाखों करोड़ों मेफ्लाइज एक ही समय में उभर कर आए। ये बहुत बड़ी बर्बादी करने वाला झुंड लगता है। ये वाकई में समझना मुश्किल है कि आप क्या देख रहे हैं जब तक कि आप इनको बहुत करीब से नहीं देखते, जो दरअसल लाखों की तादाद में बहुत छोटे छोटे कीड़े एक साथ हैं। मेफ्लाइज जो कारों और घरों को कवर कर रहे थे, ये वाकई में बहुत बुरा था। ओह, ये सब मेरे ऊपर हैं। और वो ऐसा कर रहे हैं सेक्स के लिए। वो सभी पानी के ऊपर हवा में मेटिंग कर रहे हैं, कुछ अपने अंडे नीचे गिरा रहे हैं अगले साल के प्रजनन के लिए। हालांकि सबसे नजदीकी झील 224 किलोमीटर दूर है। मेफ्लाइज पानी के बड़े स्रोत से पैदा होती है और डेनवर में पानी के बड़े स्रोत नहीं होते हैं जो ऐसा कर पाने के लायक हों। पानी नहीं, मेफ्लाइज भी नहीं, लेकिन एक और पंखों वाला कीट इसका कारण हो सकता है। ये एक तितली हो सकती है। ऐसी कुछ तितलियां हैं जो प्रवास करती हैं, जैसे मोनार्क तितली। मोनार्क तितलियां बहुत अनोखी हैं। ये उन कुछ तितलियों में से एक हैं जो असल में सर्दियों में जिंदा नहीं रहती, इसलिए वो गर्मी के मौसम में दूसरी जगह जाने के लिए पर्यावरण के इशारों का सहारा लेती हैं। मोनार्क तितलियां कमाल की होती हैं। हर पतझड़ में तितली उड़ते हुए कनाडा को पार करके नॉर्थ अमेरिका से होते हुए मैक्सिको के इस छोटे से फॉरेस्ट तक पहुंचेंगी, सिर्फ सर्दियां बिताने के लिए। ये अजीब है, ऐसा होना मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो करती हैं। रिसर्च से पता चलता है कि वो अपने लिए माइक्रो क्लाइमेट बनाते हैं, खुद को सुरक्षित रखने के लिए। एक समूह के रूप में वो नॉर्थ में 4800 किलोमीटर की यात्रा पर जाने से पहले सर्दियों में जीवित रहने के लिए निरंतर तापमान को बनाए रख सकते हैं। यहाँ अजीब हिस्सा इनकी वापसी है। ये मैक्सिको जाते समय बीच रास्ते में रुकते हैं। उनके बच्चे होते हैं जो अभी ककून से बाहर आए हैं। वो थोड़ा ही उड़ पाते हैं और इस तरह से 5 पीढ़ियां लगती हैं उनको वापस आने में, और फिर अगले पतझड़ तक उन वयस्कों को एक बार में पहुंचना होगा। एक इंसेक्ट के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं है कि वो इतनी दूर जा सके, लेकिन मोनार्क तितलियों की तो बात ही अलग है। हालांकि तितली विशेषज्ञ मैरी एन कॉली को यकीन नहीं है कि मोनार्क तितलियों का झुंड रेडार पर दिखा था। मोनार्क माइग्रेशन आमतौर पर माउंटेन से पूर्व की तरफ होता है और इसीलिए डेनवर का मेट्रोपॉलिटन एरिया तितलियों की उड़ान का मुख्य मार्ग नहीं है। डेनवर मोनार्क तितली के रास्ते में नहीं आता, इसलिए उन्हें इस सूची से हटाया जा सकता है। तो क्या हम जो रेडार पर देख रहे हैं वो मौसम के कारण हो सकता है? ये अजीब तो है, पर लगता है कि ये हो सकता है। डेनवर कोलोराडो 3 अक्टूबर 2017। रेडार पर एक रहस्यमय 112 किलोमीटर चौड़ा दृश्य दिखाई दिया। विशेषज्ञों को नहीं लगता कि ये एक तूफान या किसी भी प्रकार का पक्षियों या कीटों का झुंड है जिसे उन्होंने पहले देखा है। इसका जवाब जानने के लिए मौसम विभाग ने गवाहों को खोज निकाला। हमने गुत्थी सुलझाई सोशल मीडिया की मदद से।
जब हमारे फॉलोअर्स ने तितलियों की फोटो को ट्वीट करना शुरू किया जो उनके घरों के आसपास मंडरा रही थी। इसकी वजह यह है कि ये मोनार्क तितली का काम नहीं है, बल्कि ये काम है उनके रिश्तेदार पेंटेड लेडी का। इन तितलियों का रंग मोनार्क जैसा ही होता है और ये देशांतरण भी करती हैं। इन छोटी तितलियों को कॉस्मोपॉलिटन तितलियों के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका को छोड़कर हर महाद्वीप में पाई जाती हैं। पेंटेड लेडीज लंबी दूरी की यात्रा कर सकती हैं। यूरोप में सभी जानते हैं कि वो यूरोप से सीधा अफ्रीका तक की यात्रा करती हैं, इसलिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यूनाइटेड स्टेट्स में पेंटेड लेडी के माइग्रेशन के बारे में बहुत कम जानकारी है। ये बात तो हम अच्छे से जानते हैं कि पेंटेड लेडीज जब ये करती हैं तो क्यों करती हैं। असल में ये खाने के लिए है, सही रिसोर्सेज को खोजना। तो इन पेंटेड लेडीज को अपने बड़े प्रवास साउथ की तैयारी के लिए फूलों का रस जमा करने की बहुत जरूरत है। असामान्य रूप से गर्मी में गिरावट से उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पेंटेड लेडीज को हमारे मौसम का लाभ उठाने का मौका मिला। यहाँ अभी भी उनकी दावत के लिए सैकड़ों हजारों फूल खिले हुए थे। तब मौसम ने इस तितली के लिए एक अड़चन पैदा की। डेनवर में कम दबाव होता है जो पूरी तरह से नॉर्थ अमेरिका की सभी तितलियों को अपनी ओर खींचता है, इसलिए एक तरह से इन सभी तितलियों को दरअसल उस एरिया में भेजा जा रहा था। लेकिन फिर एक और चीज ने तितलियों को डेनवर में उतरने के लिए मजबूर किया, यानी पहाड़ों ने। तो हवा उन्हें डेनवर की तरफ धकेल रही है। वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं जब तक कि सामने से पहाड़ नहीं आ जाता। वो उसे पार नहीं कर पाते, इसलिए वहीं पर रुक जाते हैं। इस वजह से डेनवर में तितलियों का एक सुंदर नजारा देखने को मिलता है। हियोगो, जापान, 10 जून 2013। वैज्ञानिक इस ऑर्ब वीवर स्पाइडर में कुछ बहुत ही अजीब व्यवहार को देख रहे हैं। ये बहुत अजीब है। मकड़ी बहुत ही अलग और अजीब किस्म के जाल बुन रही है। ये एक ऐसे जाल का निर्माण कर रहा है जिससे शिकार को पकड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये एक और बहुत ही अजीब किस्म का बर्ताव है जो मैंने अब तक मकड़ी की दुनिया में देखा है। एक मकड़ी ऐसा अजीब काम क्यों करेगी? इस सवाल का जवाब आपकी सोच से बहुत परे है। मकड़ियों की कौन सी चीज हमें डराती है? ये चीज। मकड़ी के जाले का पैटर्न आमतौर पर बहुत ही जाने माने आकार का होता है। यहाँ एक ऑर्ब वीविंग स्पाइडर है जो जाल को बुनने वाली है, जैसा कार्टून स्पाइडर वेब करता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्या ये जाल कोई नया डिजाइन हो सकता है? तो मकड़ियों की लगभग 45,000 प्रजातियां हैं, इसलिए ये हो सकता है कि ये ऑर्ब वीवर एक नए प्रकार के वेब को बना रहा है। ये जाल इन मकड़ियों के जीवन का एक जरूरी भाग है और अपने शिकार को पकड़ने के लिए बहुत जरूरी भी है। अलग अलग शिकार के लिए अलग अलग प्रकार के जाले की आवश्यकता होती है। कुछ मकड़ियाँ अनोखा जाल बनाती हैं जिसे वो शिकार करने के लिए अपने शिकार के ऊपर फेंकती हैं। कुछ मकड़ियाँ बड़े विशाल टेनिस रैकेट के आकार के जाल को बनाती हैं ताकि शिकार उसमें उड़ के आ सके। कुछ दरवाजे नुमा जाल बनाती हैं जिसमें शिकार फंस जाते हैं। एक नेट कास्टिंग मकड़ी एक स्पाइडी सुपर हीरो की तरह अपना जाल फेंकती है। वो अपने शिकार पर रेशम फेंकती है और फिर उसे फंसाकर कैद कर लेती है। मकड़ियों का जाल बहुत ही वर्सटाइल होता है। वो बहुत मजबूत होते हैं जिनसे बचना मुश्किल होता है। जब कोई शिकार जाल में फंस जाता है तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है और उस पल में मकड़ी हमला करती है, जहर इंजेक्ट करती है और उसे जिंदा खा जाती है। स्पाइडर वेब कुदरत की सबसे अनोखी चीजों में से एक है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यह मकड़ी के बट से निकलता है। तो क्या हमारा ऑर्ब वीवर, जो जीवित रहने के लिए पूरी तरह से अपने जाल पर निर्भर है, सिल्क इंजीनियरिंग का इनोवेटर हो सकता है? हमारे विशेषज्ञों को ऐसा नहीं लगता। इस मकड़ी का जाल इस शिकार को पकड़ने के लिए ठीक नहीं था। यहाँ कुछ तो चल रहा है। मुझे लगता है कि इस मकड़ी ने शायद कुछ ऐसा खा लिया है कि जिससे इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। उदाहरण के लिए बॉम्बार्डियर बीटल अपने पिछवाड़े से एक जहरीला तरल फेंकता है जो उनके शिकारियों को उनको बचाने से पहले उन्हें उल्टी करने पर मजबूर कर देता है।
यदि ऐसा है तो ये पहली बार नहीं होगा। कुछ प्रयोग मकड़ियों को ड्रग्स देकर किए गए थे ताकि ये देख सकें कि उनके साथ क्या होगा। और देखा गया है कि जब एक मकड़ी को LSD देते हैं तो ये एक बहुत ही अजीब जाल बनाती है। मकड़ियों ने कैफीन को अच्छी तरह से निगला है और इसलिए उनके जाल भी अच्छे नहीं बन रहे, जबकि कीटनाशकों के संपर्क में आने से मकड़ियों द्वारा छुटकारा पाने के लिए जाल को खा लिया जाएगा ताकि वे एक नया जाल बना सके। हालांकि इस मामले में कोई सबूत नहीं था कि ये मकड़ियाँ कीटनाशक या LSD के संपर्क में थीं। लेकिन मकड़ी के कलर फुटेज से एक सुराग का पता चलता है। मकड़ी की पीठ पर एक बहुत ही छोटी सी अजीब चीज है। ये बहुत दूर की बात लगती है, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि इस मकड़ी के दिमाग को किसी और के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है? एक जापानी ऑर्ब वीविंग मकड़ी अजीब हरकत कर रही है। वो अपने जाल को खराब कर रही है और कुछ और ही बना रही है। ये कुछ ककून की तरह दिख रहा है, लेकिन मकड़ियाँ ककून नहीं बनाती हैं। लेकिन मकड़ी की पीठ पर ये पीली चीज इस गुत्थी को सुलझा रही है। पता चला कि उसकी पीठ पर ये छोटी सी चीज एक मैगेट है, और कोई आम मैगेट नहीं है। ये एक पैरासाइटॉइड वास्प का मैगेट है। वो ये करते हैं कि शिकार कीट या मकड़ी पर एक अंडा देते हैं और फिर उस अंडे के रूप में ये एक मैगेट में बदल जाता है और फिर वो अपने शिकार को जिंदा ही खा जाते हैं। लेकिन ये पैरासिटिक वास्प मैगेट सिर्फ मकड़ी को नहीं खा रही है, बल्कि ये उसके दिमाग को कंट्रोल भी कर रही है। ये मेजबान को वश में करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो वॉस्प का लार्वा इन केमिकल्स को निकालना शुरू कर देगा जो मकड़ी के बर्ताव को निश्चित रूप से कंट्रोल करता है। तो वास्तव में यहाँ क्या हो रहा है कि मकड़ी को दूसरे जानवर द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। तो मकड़ी कोई वेब नहीं बनाने वाली जो इसकी मदद करेगा। ये एक अजीब ककून बनाने वाली है जो मकड़ी के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये मैगेट के लिए है। एक बार जब वो चीज बन जाएगी तो मैगेट उस मकड़ी को खा जाती है और अवशेषों को जमीन पर गिरा देती है और उस छोटे से ककून में रहती है जब तक कि वो वास्प के रूप में विकसित ना हो जाए, ताकि ये दूसरों के साथ भी वही कर सके। भयानक रूप से इन फ्लाइंग बॉडी स्नैचर्स की लगभग 5 लाख से अधिक अलग अलग प्रजातियां हैं। उनका अपने मेजबानों के साथ ऐसा बुरा बर्ताव करने का कोई अंत नहीं है। एक क्लिप्टोपैंटलिस वास्प एक कैटरपिलर के अंदर करीब 80 अंडे दे सकती है। 2 हफ्ते बाद वो ऐसे जाग उठते हैं जैसे एलियन फिल्म का कोई सीन हो। तो किसी भी समय जब आप वास्प को एक जीव को घसीटते हुए देखते हैं तो समझ जाइए कि ये एक पैरासाइट है जो अपने अंडों को एक शिकार के अंदर इंजेक्ट करना चाहता है, जो उसे एक ज़ॉम्बी स्लेव में बदल देगा। प्रेडेटर्स डरावने नहीं है, पैरासाइट्स डरावने होते हैं। इस मकड़ी के पास एक पैरासाइट है जो बहुत डरावना है। सेंट लॉरेंस रिवर, कनाडा, जुलाई 2018। ग्रैम कंजर्वेशन ग्रुप एक रिसर्च कर रहे हैं जब वो एक सामान्य दृश्य देखते हैं। लगभग 1 दर्जन बेलुगा वेल्स साथ में तैर रही हैं, लेकिन करीब से देखने पर एक बेलुगा वेल थोड़ी अलग दिख रही है। वो बाकियों की तरह सफेद नहीं है और उसके आगे एक टस्क भी है। ये पता चलता है कि बेलुगा के साथ तैरने वाले जीव को समुद्री यूनिकॉर्न कहा जाता है। व्हेल्स और डॉल्फिन्स की सभी प्रजातियों में से केवल एक ही होती है जिनमें एक असाधारण लंबा टस्क होता है, और वो है नॉर्वॉल। नॉर्वॉल मूल रूप से पौराणिक जीव माने जाते थे। हमें तो उनकी मौजूदगी तक का पता नहीं था। 16वीं शताब्दी में पहली बार वो एक प्रजाति के रूप में दर्ज हुई। और इसका टस्क सींग की तरह तो बिल्कुल नहीं है जो आपको अक्सर दूसरे मैमल्स में देखने को मिलता है, बल्कि असलियत में ये उनका एक कैनाइन टूथ है। नार्वॉल के साथ ही बेलुगा सफेद व्हेल हैं, जो अपने दोस्ताना बर्ताव के लिए जाने जाते हैं। उनके ऊंचे सुरों की गायकी ने उन्हें एक नया नाम दिया है, यानी कैनरी ऑफ द सी। लेकिन नार्वॉल अपनी सामान्य सीमा से 960 किलोमीटर साउथ में है और जानवरों की प्रजातियां सामान्य रूप से अपनी तरह की प्रजाति के करीब ही रहती हैं। तो एक सवाल उठता है, इन बेलुगास के साथ ये नार्वॉल क्यों घूम रही है? तो क्या ये सिर्फ एक बार होने वाली घटना हो सकती है? शायद संयोग हो सकता है कि वो एक ही वक्त पर एक ही जगह पर पाए गए हों। लेकिन पॉड का व्यवहार उस सिद्धांत को संदेह में डालता है। ये सिर्फ एक बार होने वाली घटना नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पर नार्वल अपने नए दोस्तों के साथ घुलने मिलने के लिए काफी कुछ कर रही है। नॉर्वॉल बेलुगास के साथ जुड़ने के लिए सब कुछ कर रही है, जिसमें बुलबुलें आगे पीछे उड़ाना शामिल है, जो कि खास तौर से बेलुगा का बर्ताव है।
और आपस में इनका मेल जोल काफी बढ़िया है। ऐसा दिखता है कि बेलुगा और नार्वल में कोई फर्क ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के साथ काफी पहले से वक्त बिता रहे हैं। ये अचानक ही पहली बार मिलने जैसा व्यवहार नहीं है। क्या नार्वल और बेलुगा शिकार करने के लिए टीम बना सकते हैं? आमतौर पर हम जिसे आपसी समझ बोलते हैं उसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जहाँ पर दो अलग अलग प्रजातियाँ साथ में रहती हैं और वो एक दूसरे के साथ मजे भी करती हैं। खाना ढूंढने के लिए साथ में काम करना अलग अलग प्रजातियों के लिए असामान्य नहीं है। ऐसा ही एक रिश्ता हम मंगूज और हॉर्नबिल में भी देखते हैं। ये रिश्ता दोनों के लिए ही फायदेमंद है। मंगूज अपने सिर को नीचे झुकाकर जमीन सूंघते हैं और खाने की चीजें ढूंढते हैं, और जो वो नहीं खाते वो हॉर्नबिल के लिए छोड़ देते हैं। हॉर्नबिल का काम होता है शिकारियों से मंगूज को बचाना, तो एक तरह से वो एक दूसरे की मदद ही कर रहे हैं। तो हो सकता है कि बेलुगा और नार्वल के बीच भी कुछ ऐसा ही रिश्ता हो सकता है, लेकिन उनके खाने में अंतर ये एक बड़ी बात है। इस बात की शायद यही एक वजह हो सकती है कि उनके शिकार की आदतें बहुत ज्यादा अलग हैं। उनके खाने के शौक भी अलग हैं। तो इन लोगों ने एक पॉड क्यों बनाया है? मुझे लगता है कि ये एक उदाहरण है क्रॉस प्रजाति गोद लेने का। अब जबकि शायद एक प्रजाति को दूसरे को अपनाने का विचार थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये पूरी तरह से असामान्य नहीं है, खासकर सामाजिक प्रजातियों के बीच। इससे पता चलता है कि इस तरह के परिवार और भी मौजूद हैं। स्पर्म व्हेल के एक समूह का फुटेज एक डीफॉर्म्ड डॉल्फिन को गोद ले रहा है। वो एक साथ तैरते हैं और आप इस फुटेज में डॉल्फिन और स्पर्म व्हेल को एक दूसरे को सहलाते हुए भी देख सकते हैं। हमें ऐसे भी एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं जहां पर रेड टेल्स हॉक चिक्स को बॉल्ड ईगल मॉम्स अपना रही हैं, जो दूसरे बॉल्ड ईगलेट्स के साथ रहते हैं और फिर घोंसला छोड़कर चले जाते हैं। रेड टेल्ड हॉक्स अकेले अपने दम पर बाहर निकलेंगे, पर कई व्हेल प्रजातियां एक समुदाय बनाकर रहती हैं। एक दूसरे का साथ सामाजिक प्रजातियों के लिए बहुत ही जरूरी है, और इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ यही चल रहा है। ये अकेला नार्वल है जिसने बेलुगा के साथ की मांग की और उन्होंने इसे अपना लिया, और ये कुछ समय से अच्छा काम कर रहा है। इस मिश्रित परिवार को पहली बार 2016 में दोबारा देखा गया था। 2 साल बाद वही नार्वल अपने बेलुगा दोस्तों के साथ घूम रही थी। जानवरों के इस बर्ताव की वजह से कई तरह के नए सवाल उठते हैं। मुझे इस बात से बिल्कुल हैरानी नहीं होगी कि इन बुद्धिमान जानवरों ने एक दूसरे को अपनाने और प्यार करने की भावना महसूस की हो। तो ये आश्चर्य की बात नहीं है कि वो किसी दूसरे प्रजाति के व्हेल के साथ मेलजोल बढ़ा रहे हैं, जो एक मैमल है।